Hello my dear students, how are you fine? Today, before we start our class, I congratulate all the students who belong to Muslim community on the auspicious occasion of Eid. वो सारे छात्र छात्राएं जो बड़े धूमधाम से आज ईद मना रहे हैं उन्हें ढेर सारी बधाइयां ईद की। आज जो हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं वह भारत की एक महान हस्ती, भारत के तीसरे तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भाषण का हिस्सा है। शीर्षक है भारत इज माई होम। जो ज्ञान आप ले रहे हो, आपकी किताब में एक पर एक धुरंधर लेखकों की रचनाएं हैं, धुरंधर कवियों की रचनाएं हैं। उन धुरंधरों में से डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो आज जो हम लोग भारत इज माई होम पढ़ने जा रहे हैं वह ना तो कोई कहानी है, ना कोई लेख है, ना किसी उपन्यास का अंश है। दिस इज एन एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन while he was taking oath for the post of president of our country. यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिए गए भाषण का अंश है और यह भाषण उन्होंने 1967 में तब दिया था जब वो हमारे भारत के तृतीय राष्ट्रपति के रूप में संविधान की शपथ ले रहे थे। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, उन्हें संविधान के प्रति समर्पण रहने की शपथ लेनी होती है। तो उस शपथ में, शपथ ग्रहण समारोह में जो बातें उन्होंने कही, वो बातें इतनी मूल्यवान थी कि वो हमारे लिए एक धरोहर हो गई। तो चलिए आज हम लोग उसका आनंद उठाते हैं, भारत इज माई होम को समझते हैं और समझ करके सीखने की कोशिश करते हैं, उन मार्गों का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं जो हमारे तृतीय राष्ट्रपति, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, तीसरे राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हमें दिखाया है। आप देख रहे हो आपके शीर्षक का नाम है भारत इज माई होम। तो पहले के कुछ सेक्शंस में वहां पर लिखा हुआ अबाउट डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी हम कुछ बातों को जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। तो पहली चीज है, ही वॉज बॉर्न इन हैदराबाद इन 1897। वह हैदराबाद में पैदा हुए थे 1897 में, 97 and he died in 1969। आप सबको मालूम है कि राष्ट्रपति पद का जो टेन्योर होता है, जो समय होता है, जो काल होती है, वो 5 साल की होती है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि 1967 में वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने और उनकी मौत 1969 में ही हो गई। तो आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि जब वो राष्ट्रपति थे ही, अपने राष्ट्रपतित्व काल के दरमियान ही उनकी मौत हो गई। तो वो 1969 में उनकी मौत हुई। ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार फ्रॉम 1957 टू 1962। उन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में 1957 से 1962 तक काम किया। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे दो
राज्यपाल राष्ट्रपति चुने गए। एक तो अभी जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, और भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये दोनों पहले बिहार के गवर्नर थे, राज्यपाल थे, और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उसके बाद he served as vice president of India from 1962 to 1967. उन्होंने 1962 से लेकर के 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में हमारे देश को अपनी सेवा से सुशोभित किया। अगला है, he became the third president of India from 1967 until his death on 3rd May 1969. 1967 से उन्होंने शुरुआत की राष्ट्रपति पद की, और उनका अंत 3 मई 1969 को हुआ, जब उनका देहावसान हो गया। और लास्ट है, he was awarded the भारत रत्न in 1963. 1963 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। My dear students, all of you have to make sure that 1 to 6 all these points must be fixed in your mind. The reason is that there will be several objective questions based on these 1 to 6 points. So if you keep yourself updated, if you memorize all these 6 points, it is 100% sure that you can touch even 1 to 2 objective questions related to this chapter. आपको ये 1 से 6 पॉइंट को ठीक से दिमाग में बैठा लेना है, पढ़ते रहना है, सुनते रहना है वीडियो को। इससे फायदा ये होगा कि जाकिर हुसैन साहब के संबंध में जो क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव में, उसको आप टच कर पाओगे। जैसे ये पूछा जा सकता है कि उनकी मौत कब हुई, उनकी पैदाइश कब हुई। ये भी पूछा जा सकता है कि वो कब से कब तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ये भी पूछा जा सकता है कि वो बिहार के गवर्नर कब से कब थे। ये भी पूछा जा सकता है कि उन्हें भारत रत्न कब दिया गया। तो यानी कि ये 4-5 चीजें हैं जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठता है, और इससे बाहर कोई चीज नहीं है। यानी जहां तक कि हम किसके बारे में बात करें, भारत इज माय होम के बारे में नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में ये 3-4 क्वेश्चन उठाया जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि क्या मूल चीजें हैं जो हमें समझना है, सीखना है इस चैप्टर में। तो मूल चीजें ये है कि जैसा आप जानते हो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन was an extreme nationalist. He always wanted to make India a strong and beautiful country, free from any kind of social injustice, discrimination. It was his endeavor to make all the people of India educated, literate. He wanted to make India a land where everybody can keep his head high. डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को एक बेहतरीन राष्ट्र के रूप में निर्मित करना चाहते थे। भारत को एक शिक्षित, संपन्न और समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहते थे। विश्व का ऐसा टुकड़ा बनाना चाहते थे जहां पर कि हर व्यक्ति का सिर ऊंचा हो गर्व से, किसी को ये शर्मिंदगी नहीं हो ये कहने में कि मैं भारतीय हूं। उन्होंने हमेशा से, क्योंकि वो शुरू से ही शिक्षा से जुड़े हुए थे, वो शिक्षक भी थे, और हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि हमारे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हमारे तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन दोनों शिक्षक थे। तो वी आर ब्लेस्ड एनफ to have the presidents like Dr. Rajendra Prasad, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan and Dr. Zakir Hussain. हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं कि हमें लगातार 3 ऐसे राष्ट्रपति मिले जिन्होंने व्यक्तित्व की ऐसी रेखाएं खींची जिसकी समानता दुनिया में कोई कर नहीं सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको
बताने का मतलब है दिया दिखाना, किसको? सूरज को। हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जितना बोलूं शायद 1 लेक्चर 2 लेक्चर और कई लेक्चर्स कम पड़ जाएगा। आते हम लोग राधा कृष्णन के बारे में, जिनके बारे में बार बार जिक्र किया है। देखिए कितनी खूबसूरती थी कि राधा कृष्णन हमारे देश के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। तो उनके जो सक्सेसर हुए, यानी उनके बाद जो उपराष्ट्रपति बने, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति बने तो डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने, और जब डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना पद राष्ट्रपति के पद रूप में छोड़ा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन फिर राष्ट्रपति बने। कंटिन्यूअसली ही हैड बीन हिज सक्सेसर। ऑब्वियसली there is the feeling of respect, there is the feeling of honor towards Dr. Radhakrishnan in the mind of Dr. Zakir Hussain. स्वाभाविक रूप से बड़ी नजदीक से उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन को काम करते हुए उनके व्यक्तित्व को परखा था, देखा था, जाना था। तो उनके प्रति उनके मन में जबरदस्त एक प्रेम का एहसास है। आपके अपने आप को प्यार करते ये स्वाभाविक है, लेकिन सम्मान करें ये बड़ी बात हो जाती है। आपका छोटा भाई आपको प्यार करे क्योंकि आप भाई हो, लेकिन आपका सम्मान भी करें, मेरे भैया है भाई, वो जो कह देंगे मैं मानूंगा। इसका मतलब आपने उस सम्मान को कमाया है, पाया नहीं। तो राधा कृष्ण साहब के बारे में बहुत बातें की हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो चैप्टर में कहने को करने को बहुत सारी चीजें हैं। वक्त की एक लिमिटेशन है जिसको हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं चैप्टर को शुरू कर रहा हूं। हर एक पैराग्राफ को मैं समराइज करूंगा, पूरे चैप्टर को नहीं समराइज कर रहा हूं, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, ताकि उससे संबंधित कई क्वेश्चंस उठ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जिसको आप हल कर पाओ। अगले लेक्चर में मैं सारे क्वेश्चन आंसर डालने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव भी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी, समरी भी, सब सारी चीजें। तो आप लोग अपडेटेड रहो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सूचित करते रहिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर को, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये चैप्टर। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई लेख नहीं है, यह भाषण का अंश है। जो भाषण उन्होंने कब दिया था? 1967 में तब दिया था जब वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। तो शपथ ग्रहण समारोह में जब वो भाषण दे रहे थे, तो उसी भाषण, पूरा भाषण नहीं है, उसका एक्सट्रैक्शन है, अंश है, उद्धरण है। तो हम लोग समझते हैं इसको। कहते वो, I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. Overwhelmed, शुद्ध हिंदी में उसको कहते हैं आह्लादित हो जाना, अत्यधिक ऐसी खुशी जिसको व्यक्त करना मुश्किल है। आप जानते हो हमारे देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। जैसे आपके परिवार में दादा हैं, पापा हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं। आपने देखा होगा कि घर की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपके पापा ही करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, सोशल हो, जो भी चीजें हो। लेकिन एक सुशिक्षित, एक सुसंस्कारी परिवार में अंतिम फाइनल वर्ड किसका होता है? दादा का। आपके पिता ने आपके बहन की शादी तय की और आपके दादाजी से सबसे पहले पूछेंगे, पापा, यानी उनके पापा, पापा मैंने ये फलां की शादी तय की है अमुक गांव में अमुक व्यक्ति के बच्चे से, क्या ये सही होगा? अगर दादा ने अपनी सहमति जताई तो होगी,
और अगर दादा ने किसी ग्राउंड पर उस रिश्ते को छांटा तो वो शादी नहीं होगी। हाँ, आपके पापा बाध्य नहीं होते कि दादा ने ना कह दिया तो ना ही, लेकिन नैतिक रूप से ऐसा होता है 99%। तो यही स्थान हमारे देश में किसका है? राष्ट्रपति का। वो हेड है, लेकिन देश की सारी व्यवस्थाएं किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। हाँ, उनकी सलाह को अमूमन नॉर्मली प्रधानमंत्री दरकिनार नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा केस हुआ है अपने देश में, जबकि राष्ट्रपति ने सलाह दी, किसी मुद्दे पर यह कहा कि यह गलत हो रहा है, तो प्रधानमंत्री ने नहीं माना। अमूमन 99% चीजों को मान लिया जाता है, यानी अभी भी हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं राष्ट्रपति पद की। वो कहते हैं कि भारत के सर्वोच्च पद पर एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया है जो मुस्लिम है, जो इस देश का मात्र 17-18% आबादी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। लेकिन मुस्लिम होना उनकी पहचान नहीं थी। अगर केवल मुस्लिम होना उनकी पहचान होती तो वो भारत के राष्ट्रपति नहीं बनते। He was the first Indian then Muslim। पहले वो भारतीय थे, तब वो क्या थे? मुस्लिम थे। जैसे हमारे माननीय एपीजे अब्दुल कलाम है। यहां जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि मुझे मेरे भारत के लोगों ने जो सम्मान दिया है उसको देख करके, समझ करके मैं आह्लादित हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। अब अपने प्रेडिसेसर यानी जो उनके पहले के जो राष्ट्रपति थे, यानी कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन, उनके बारे में वो कहते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। डॉक्टर राधाकृष्णन ने, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पद से सुशोभित होते हैं, यानी उस पद पर गए तो उनका बड़ा नाम हुआ। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो पद सुशोभित हो जाती है, उस पद की गरिमा बढ़ जाती है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन वैसे ही व्यक्ति थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद को एक गरिमा दिया। तो यहां जाकिर हुसैन भी कहते हैं कि जो विद्वता उनमें थी, जो मानसिक सशक्तता उनमें थी, मानसिक दक्षता उनमें थी, रेयरली टू बी फाइंड एनीवेयर, कि वो दुनिया में शायद कहीं किसी व्यक्ति में पाया जाए। आमतौर पर क्या होता है कि आप पढ़ने लिखने में बड़े ही बहुत अच्छे हो, लेकिन अंदर से कमजोर हो, कोई धमका देता है, डरा देता है, डर जाते हो। लेकिन कोई विद्वान भी और मानसिक रूप से सबल भी हो, ये दोनों डेडली कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों में होता है, और ये किसमें थी? डॉक्टर राधाकृष्णन में। During a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। वो राधाकृष्णन के बारे में कहते हैं कि शायद भारत में किसी और व्यक्ति ने उतना किया हो भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में, भारतीय संस्कृति को एक करने में, जितना किसने किया है? डॉक्टर राधाकृष्णन ने। आगे वो कह रहे हैं, क्या? He has never lost his faith in essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity with justice। वो कहते हैं कि राधाकृष्णन ने कभी मानवता पर से अपनी विश्वास नहीं खोई। उन्होंने हमेशा से समर्थन किया किस चीज का? लोगों में जो मानवता हो उसका, लोगों में जो डिग्निटी हो, गरिमा हो उसका, लोगों को न्याय मिले उन चीजों का। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हमेशा न्याय का पक्ष लिया,
डॉक्टर राधाकृष्णन ने हमेशा लोगों की गरिमा का पक्ष लिया, किसी के साथ अन्याय हो इसका हमेशा से विरोध किया। ये तो बात उन्होंने स्वाभाविक रूप से, चूंकि उन्होंने किस पद को संभाला था, जिस पद को राधाकृष्णन ने छोड़ा था, तो अपने प्रेडिसेसर के बारे में उन्हें कुछ कहना था, अपने पूर्व के थे राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राधाकृष्णन, उनके बारे में तो कुछ कहना ही था। अब वो अपने बारे में वो कह रहे हैं, I can only assure you that I entered this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. वो देशवासियों को कहते हैं, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं इस ऑफिस में यानी राष्ट्रपति कार्यालय में मैंने प्रवेश किया एकदम लगन के साथ, एकदम विनम्रता के साथ। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India. It is the constitution of comparatively new state which its free citizens all have for the first time in history given to themselves. डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूं, उसके प्रति वफादार होने की शपथ लेता हूं। मैं उस संविधान की शपथ लेता हूं जो संविधान नहीं है, लेकिन उस संविधान को का अनुसरण करने वाले लोग पुराने हैं। बड़ी गूढ़ बात है, गहरी बात है, इसको आप समझो। आप जानते हो 1947 के पहले हमारे देश में अलग अलग राजे महाराजाओं, राजपूत कालीन शासन, मुगल कालीन शासन और अंग्रेजों का शासन था। उस दरमियान आम लोगों को कहने के लिए कुछ होता नहीं था। आम लोगों के शब्द बेजान और खोखले होते थे, उनकी खिलाफत को दबा दिया जाता था, बुरी तरह से कुचल दिया जाता था। राजतंत्र था, राजाओं का शासन था। लेकिन 1947 के बाद जब हम आजाद हुए तो हमने प्रजातंत्र को चुना, प्रजा का, प्रजा के द्वारा और प्रजा के लिए। ये जो चुनी हुई शासन व्यवस्था थी, इसमें कोई राजे महाराजे नहीं थे। हमारे प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधान सेवक ही थे, यानी आप जितने ऊंचे पद पर जाओगे आपको उतनी ही जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा, उतनी ही सेवा करनी होगी। यानी आप सेवक हो। तो 47 में हमने आजादी पाई, 1950 में हमने संविधान लागू किया और 1967 में ये देश के राष्ट्रपति बने। तो ये जो 17-18 साल का जो समयावधि थी, एक छोटी सी अवधि थी। बहुत सही बात कहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कि यह एक नई व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था बदली है, लोग नहीं बदले, लोग वही प्राचीन है। और इस पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं वादा करता हूं कि मैं इस संविधान को और समृद्ध और मजबूत बनाने में जो मेरी भूमिका हो सकेगी उसका एकदम संकल्पबद्ध होकर के पालन करूंगा। आगे देखते हैं। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character. It is the business of education as I see it to master the constant renewal, and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with education of my people. वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि अगर किसी राष्ट्र को विकसित होना है, समृद्ध बनना है, समाज को विकसित और समृद्ध होना है, परिवार को विकसित और समृद्ध होना है, तो एक ही मंत्र है और वो मंत्र क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन एंड ओनली एजुकेशन। बेयरर चेक है, उसमें जब चाहो जितनी रकम भरनी चाहो भर सकते हो। आप लाखों करोड़ों की पूंजी लगा करके बिजनेस में श्योर नहीं हो सकते हो कि आपको प्रॉफिट ही होगी। लेकिन अपने दिमाग को अप्लाई करके, औरों से सहायता लेकर के, अपने गुरुजनों की बातों का अनुसरण करके
एक भिखारी भी अरबपति बन सकता है और उसको अरबपति की मंजिल तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम है उसकी शिक्षा। जाकिर हुसैन कहते हैं कि शिक्षा की क्या वैल्यू है हमारे लिए, ये मुझसे बेहतर शायद कम लोग जानते होंगे, क्योंकि मैंने एक लंबा अरसा बिताया है शिक्षा के क्षेत्र में। तो मुझे मालूम है कि अगर अपने राष्ट्र को ऊंचा उठना है, महान बनना है, तो हमें शिक्षा लोगों को देना ही होगा। I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture, from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed. वो कहते हैं कि मैं अपनी पुरानी संस्कृति की शपथ लेता हूं। इस संस्कृति को समृद्ध बनाने में जिन जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया है, इस संस्कृति रूपी विशाल नदी की जितनी ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरी समझते हो, छोटी छोटी नदियां एक बड़ी नदी में जो आकर के मिलती है, तो बिहार की संस्कृति, पंजाब की संस्कृति, सारी अलग अलग संस्कृतियां मिलकर के कहां की संस्कृति कहलाती? भारत की संस्कृति। ये जो एक विशाल संस्कृति है, इसको जो विशाल बनाने में जिन जिन लोगों ने, जिन जिन क्षेत्रों ने, जिन जिन समाजों ने योगदान दिया है, मैं उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जताता हूं, शपथ लेता हूं। I pledge myself to the service of the totality to my country's culture. मैं शपथ लेता हूं कि मैं टोटल रूप में, समग्र रूप में अपने देश की संस्कृति का सम्मान करूंगा। I pledge my loyalty to my country irrespective of religion or language. I pledge myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinctions of caste, color and creed. वो कहते हैं मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूंगा। उसमें उस सेवा के क्रम में मैं ना तो जाति देखूंगा, ना धर्म देखूंगा, न समुदाय देखूंगा, न गोत्र देखूंगा, न प्रदेश देखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारा देश नारंगी की तरह है, जिसको समग्र रूप में देखा जाए तो एक है, लेकिन उसको अलग कर दिया जाए, छील दिया जाए, when it is peeled off you will see different sections। जब उस नारंगी को छीला जाए तो उसके अंदर से कई फांकें नजर आती हैं। तो मैं एक समग्र नारंगी के रूप में बिना फांकों को देखे इस देश की सेवा करूंगा। The people have chosen to make me the head of this family for a certain time. It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged in a fascinating task of building up a just and prosperous and grateful life. मैं वादा करता हूं कि मैं समर्पण से, प्राणपण से उस घर को और सुंदर और मजबूत बनाने में सहायक होऊंगा, जिस घर के मुखिया के रूप में मुझे करोड़ों लोगों ने चुना है। आप कुछ समझते हो क्या कहा जा रहा है? कोई आदमी किसी इलाके का मुखिया, सरपंच चुना जाता है ना, तो कई दिनों तक नंगा नाच नचाया जाता है। आपने अपने बिहार में देखा होगा, गोलियां चलाई जाती है, अबीर गुलाल उड़ाए जाते हैं, और भारत जैसे विशाल महान देश का हेड होना, आप कल्पना नहीं कर सकते, आपकी कल्पना की क्षितिज वहां नहीं जा सकती। आपको लगता है केवल राष्ट्रपति, केवल प्रधानमंत्री। आप ये सोचो कि कहां का प्रधानमंत्री, कहां का राष्ट्रपति, तब आपको समझ में आएगा। वो कहते हैं कि आपने मुझे इस घर का मुखिया चुना है और मैं वादा करता हूं कि मैं इस देश को सबल, समृद्ध, मजबूत बनाने में जितनी मेरी क्षमता है उससे ज्यादा प्रयत्न करूंगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं आगे, The family is big and is constantly growing at a rather inconveniently fast pace.
we shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way. वो कहते हैं क्या कि हमारा परिवार बहुत विशाल, बहुत बड़ा है, और इस विशाल परिवार को संभालने के लिए एक व्यक्ति का प्रयास नहीं होने वाला है। पूरे लड्डू का स्वाद अगर जांचना परखना है तो एक एक बूंदी को मीठा होना होता है, अच्छा होना होता है। अगर पूरी की पूरी बूंदी अच्छी है और उसमें से 10-20 बूंदियां खट्टी हों, बेकार हों, तो पूरे लड्डू का स्वाद बेकार हो जाता है। तो इस राष्ट्र को महान, विकसित और समृद्ध बनना है, तो आओ हम एक साथ मिले। न हमारे दिलों में जाति की दीवार हो, न धर्म की दीवार हो। हमारी एकमात्र पहचान हो वो क्या कि हम सारे लोग भारतीय हैं, और एक एक मिल करके ये कहें कि मुझे हर कीमत पर इस देश को एक महान और मजबूत देश बनाना है, जिसके आगे विश्व नतमस्तक हो जाए। आगे वो कह रहे हैं, दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। वो कहते हैं क्या, पूरे पैराग्राफ की थीम को हम लोग समझ रहे हैं, एक एक पैराग्राफ की थीम, कि अगर देश को वाकई महान बनना है तो केवल हम तब संतुष्ट ना हो जाएं जब हम खुद को श्रेष्ठ बना लें, खुद को विकसित कर लें, समृद्ध बना लें। हमें संतुष्ट तब होना है जब हम ये सोचें कि हमने समाज के लिए किया क्या। याद रखिए, इस देश में उसी को याद रखा जाता है जिसने देश से लिया नहीं, बल्कि जिसने देश को दिया। भगत सिंह कोई गरीब गुरबे परिवार के नहीं थे, एक अच्छे परिवार से थे। उम्र कितनी, 23 साल। चाहते तो मस्ती से जिंदगी बिता सकते थे अंग्रेजों के विरोध के बिना, लेकिन उस शख्स ने जिसकी उम्र 23 साल थी, उसने अंग्रेजों को चने चब्बा दिए, लोहे के चने चब्बा दिए, चक्का छुड़ा दिया, मजबूर कर दिया। 23 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें शहादत मिली, लेकिन आज उसी शहादत ने उन्हें अमर कर दिया। लोग आते हैं, चले जाते हैं, किसी को पड़ोस में भी पता नहीं चलता। लेकिन धन्य है ऐसी शख्सियत। भारत की 23 पीढ़ियां भी उस 23 साल के नौजवान को हमेशा याद रखेगी। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस जैसे प्रतिष्ठित सेवा को छोड़ दिया और जंगलों की खाक छानी, देश सेवा में प्राण त्याग दिया। ऐसी महान हस्तियां हैं। तो यहां पर जाकिर हुसैन यही बात हमें समझा रहे कि खुद के लिए करो, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है कि तुम भी अच्छे हो जाओ। तो एक एक करके अगर सब लोग ठान लें हम अच्छे हो जाते हैं कम से कम, तो देश तो ऐसे भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन खुद को अच्छा बनाने के साथ साथ ये भी टारगेट रखना है आपको कि हम राष्ट्र को, समाज को क्या दे पा रहे हो, समाज को समृद्ध और सुशिक्षित बनाने में हमारा क्या योगदान है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत और सामाजिक, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये देश श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ बनेगा। आगे वो कह रहे, दिस dual effort will give to the life of our state a special flavor, for the state to us will not be just an organization of power but a moral organization। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि डुअल मतलब दोहरी मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, यानी खुद के लिए कार्य और समाज के लिए कार्य। इस दोनों से इस राष्ट्र को संपन्नता, समृद्धता और शक्ति मिलेगी, और यह शक्तिशाली राष्ट्र अपने शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। विश्व में शायद भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसने अपने ताकत का कभी दुरुपयोग नहीं किया। हम आराम से बगल के भूटान, नेपाल
और अन्य छोटे छोटे राष्ट्रों को निगल सकते हैं अजगर की तरह। लेकिन हम उनकी परिस्थितियों का भी सम्मान करते हैं, उनकी विपदाओं को भी ध्यान में रखते हैं, उनके दुख में हम उसके सहायक होते हैं, उन्हें दुख देते नहीं। ये सुंदरता यहां पर जाकिर हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये राष्ट्र का मतलब एक ताकत का केंद्र नहीं होता है, नैतिकता का केंद्र होता है। वो प्रधानमंत्री कभी अच्छा प्रधानमंत्री साबित नहीं हो सकता जो अपने ताकत के बूते पर जनता को मजबूर कर दे कि तुम्हें यही करना है। वो प्रधानमंत्री हमेशा अच्छा होगा जो जनता को विवश करे अपने कार्यों से कि देखो मैं कितना प्राणपण से इस देश को आगे बढ़ाने में लगा हूं, तुम भी मेरी अनुसरण करो ताकि मैं और तुम हम हो जाए, और हम जब हो जाएं तो हम इस राष्ट्र को क्या बनाएं, एक विशाल और समृद्ध राष्ट्र बनाएं। तो बार बार जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि यह देश समृद्ध है, शक्तिशाली है, लेकिन इस शक्ति का कभी गलत प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे वो कह रहे हैं It is a part of national temperament and inheritance from the great leader of liberation movement, Mahatma Gandhi, that power should be used only for moral purposes. वो कहते हैं महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि शक्ति और सत्ता का प्रयोग हमेशा नैतिकता के लिए करना चाहिए। आपने रामायण देखी होगी, समुद्र किनारे श्री राम बैठे रहे, रास्ता मांगते रहे कि मुझे रास्ता दो लंका तक जाने के लिए। उन्होंने समुद्र को अपनी ताकत से डराया नहीं, धमकाया नहीं। उनके लिए हर छोटा बड़ा समान था, इसलिए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते। वो चाहते तो जाते ही सूरज को धमका के सागर को धमका करके डरा करके अपना रास्ता बना सकते थे, लेकिन 3 दिन तक उनसे प्रार्थना करते रहे। और आखिर में जब उनकी प्रार्थना बेकार गई तब उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा खींची, और तब सागर को एहसास हुआ कि जिस आदमी को एक सुंदर सुकुमार व्यक्ति मात्र समझ रहा था मैं, वो कोई साधारण इंसान नहीं। तो जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमें हमेशा अपने ताकत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हम अपने ताकत का सदुपयोग करें नैतिक कार्यों के लिए। लास्ट में वो कहते हैं आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस एन्चांटिंग एंटरप्राइज। वो कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सारे लोग इस दोहरे प्रयास में, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, दोहरा प्रयास को किसको कहते हैं, खुद के लिए मेहनत करो और समाज के लिए मेहनत करो, खुद को बढ़ाओ समाज को बढ़ाओ। और वो कहते हैं कि सबको लेकर के आगे चलना है, और इसमें मेरी जितनी योगदान हो सकती है मैं जरूर करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस चैप्टर को ठीक से समझा सीखा होगा। अगले क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे, समरी समझेंगे। सो बी अपडेटेड, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।